हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है वो रेशियो एनालिसिस चैप्टर को लेकर के है। जैसा कि आप हमारे बोर्ड पे देख भी पा रहे हैं, रेशियो एनालिसिस। ये रेशियो एनालिसिस चैप्टर एक्चुअल में देखा जाए तो इसको समझने की जरूरत है। इस पे बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। रेशियो एनालिसिस का जन्म कहां से हुआ, पहले हम इसको समझते हैं। ओरिजिन पॉइंट क्या है? तो रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर है एक्चुअल में ये एक टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का। तो रेशियो की पहली डेफिनेशन ही क्या है? रेशियो एनालिसिस एनालिसिस इज अ टूल टू एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। इट वन ऑफ द टूल कह रहे हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसमें से रेशियो एनालिसिस भी एक टूल है। तो जब हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल है, तो पहले हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना चाहिए। हो ना हो, जितने भी रेशियो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर या जो भी डिस्कशन हम करने वाले हैं, उसका सीधा सीधा संबंध या इनडायरेक्टली किससे होने वाला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होने वाला है, यानी बैलेंस शीट और पी&एल से होने वाला है, मोटे मोटे तौर पे मेजर तरीके से अगर हम डिस्कस करें तो आज का जो डिस्कशन हमारा होने वाला है वो रेशियो एनालिसिस चैप्टर को लेकर के होने वाला है। और ये एग्जाम में 6 मार्क्स का वेटेज रखता है, 80 मार्क्स में से मैं कह रहा हूं। और अगर ओवरऑल देखें, प्रोजेक्ट वगैरह मिला करके देखें तो 10 to 12 मार्क्स का ये वेटेज रखता है, जिसमें आपका सब कवर हो गए। तो ये है तो बहुत सिंपल, लेकिन चूंकि बेसिक थीम बच्चों को समझ नहीं आती है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बच्चे इसमें गड़बड़ी करते हैं और रेशियो रटने लग जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, रेशियो रटने लग जाते हैं, रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अभी हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे भी रेशियो में कहीं रटने की दिक्कत तो जरूरत तो है ही नहीं। अननेसेसरी क्यों दिमाग पे लोड देना, बर्डन देना। समझ लो तो कभी गलती भी नहीं होगी और मार्क्स आपके पूरे मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर तो बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, अगर हम रेशियो की बात करें तो मैंने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिया है आपके सामने। ये पूरा बैलेंस शीट है, आप देख सकते हैं। यहां मैंने लायबिलिटी साइड लिया है और फिर एसेट साइड को इधर हमने कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर मैं रेशियो को देखूं, डिस्कस करूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं रेशियो डिस्कस करने जाऊं तो रेशियो की कहानी, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लें भाई तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अगर मैं रेशियो की बात करता हूं तो रेशियो चैप्टर के अंदर 4 वैरायटी के रेशियो देखने को मिलेंगे। देयर आर 4 वैरायटीज ऑफ रेशियोज, आप देख पा रहे होंगे यहां पर। वो 4 वैरायटी कौन कौन से हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। चौथा यहां लिख देता हूं, हो सकता है कि उधर ना दिख रहा हो, तो हम यहीं तक कंक्लूड करेंगे। ओके, पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। पहला कौन सा रेशियो है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मतलब यहां लिख रहा हूं मैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दूसरा जो हमारा रेशियो है वो है लिक्विडिटी रेशियो। अब ये सब समझेंगे, आप तो बस देखते रहो। लिक्विडिटी रेशियो। हमारा जो तीसरा रेशियो है वो है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो। और हमारा जो लास्ट रेशियो है वो है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, आप पूरे बुक को अगर देखेंगे तो आपको यही सारे रेशियो मिलेंगे। हो सकता है किसी बुक के अंदर स्टार्टिंग में पहले लिक्विडिटी रेशियो लिखा हो, फिर सॉल्वेंसी लिखा हो, फिर एक्टिविटी लिखा हो, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बेसिकली ये 4 रेशियो हैं। अब आप जरा समझो, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो हम क्यों निकाल रहे हैं और ये मिलेगा कहां पर? इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जिससे ये रेशियो बना है, वो मेजर तरीके से मोटे मोटे तौर पे कहां पे मिलने वाला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो आप किसकी बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर की बात कर रहे हो। तो प्रॉफिट कहां निकलता है? पी&एल में निकलता है, बैलेंस शीट में तो होता नहीं है। तो प्रॉफिट निकालने का जो जगह है वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो हमें कौन से रेशियो की तरफ, हमें कौन से स्टेटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा? हमें पी&एल के स्टेटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो जो भी रेशियो हमें निकलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी वाले, वो यहां से निकलने वाले
जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग रेशियो हो गया, ये सारे रेशियो कहाँ से निकलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट का पार्ट होगा, वहीं से निकलेंगे सारे, उसके सारे जितने भी रॉ मटेरियल मिलने वाले, इंग्रेडिएंट्स मिलने वाले हैं, वो कहाँ मिलेंगे? आपको प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे अगर हम देखें तो दूसरा रेशियो हमारा लिक्विडिटी रेशियो। अब ये लिक्विडिटी की हम बात करें तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कंपनी के पास जेब में पैसे कितने हैं। मतलब अगर कंपनी को अचानक 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाती है तो क्या कंपनी के पास 1 लाख रुपए है क्या? इतनी लिक्विडिटी है क्या? तो जिस कंपनी के पास जितनी ज्यादा लिक्विडिटी है वो उतनी अच्छी है। एक रेंज तक, एक रेंज के बाहर जाएंगे तो वो भी बुरा ही होता है कि किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है और वो 10 लाख रुपए लेके घूम रहा है। अननेसेसरी रिस्क कैरी करने का कोई सेंस नहीं है। तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हम देखने वाले कंपनी के अंदर कंपनी के पास इमीडिएटली पैसा है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है? इसके अंदर दो रेशियो हम देखते हैं, आपको पता है, हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैं भी ओरली बता दे रहा हूँ। एक देखना पड़ता है करंट रेशियो, दूसरा देखना होता है लिक्विड रेशियो। और करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आप जरा देखो बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट कहां पर है? यहाँ पर है। और करंट लायबिलिटी कहां पर है? ये रहा आपका करंट लायबिलिटी। तो जो रेशियो है, जो आपके लिए जो वैल्यू निकलेंगे करंट रेशियो निकालने के लिए, वो यहां से इसकी टोटल डिवाइडेड बाय इसकी टोटल, बात खत्म हो गई। आइडियल रेशियो इसका होता है 2:1। और इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट होता है, उसके अंदर हमें देखने वाले हैं लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट के अंदर हम यहाँ दो चीजें हटा देते हैं, एक तो इन्वेंट्री हटा देते हैं और इसके साथ साथ अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह है तो वो भी हटा देते हैं। तो आ जाता है वो करंट एसेट में से, जब ये हटाते हैं तो बन जाता है लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। देखो इसके फिगर भी कहां से मिले, इसके सारे अमाउंट कहां से मिले आपको? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी यानी बैलेंस शीट के अंदर से मिले। तो चलिए अब अगला आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी की पोजीशन कैसी है मार्केट में। कंपनी कहीं इंसॉल्वेंट होने वाली तो नहीं है, कंपनी कहीं दिवालिया होने वाली तो नहीं है। ये हम बेसिकली डिस्कस करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर। ठीक है, मैं यहां थोड़ा लिख भी देता हूं। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहां देखिए। सॉल्वेंसी रेशियो की मैं बात करूं तो सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हम बेसिकली 4 तरीके के रेशियो डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम ये देखते हैं डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। दूसरा हम देखते हैं ध्यान से देखिएगा, दूसरा हम देखते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। तीसरा हम देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। थर्ड यहां लिख देता हूं, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। और चौथा हम देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, इन चारों ही चीजों से हमें पता पड़ता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी लिक्विड, कंपनी सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट। अब जो कंपनी सॉल्वेंट है, फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, क्राइसिस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उस कंपनी की पोजीशन अच्छी है, तो उसमें कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है, उसके साथ डील किया जा सकता है। इसीलिए सॉल्वेंसी रेशियो कंपनियां या आउटसाइडर या इंटरेस्टेड पार्टीज जरूर कैलकुलेट करके देखती हैं। ठीक है, अब उसके लिए भी जो भी हमें इंग्रेडिएंट्स मिलने वाले हैं वो कहां से मिलने वाले हैं, वो भी हमें कहां से मिलेंगे? बैलेंस शीट से मिलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। आप देखो, हमने सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर देखा, सबसे पहले देखा डेट इक्विटी रेशियो। तो भैया डेट इक्विटी रेशियो कैसे मिलेगा? डेट इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला है, मैं थोड़ा इधर आ जाऊं। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, तो कहां मिलेगा ये? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलेगा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कहां मिलेगा? इक्विटी सबसे ऊपर शेयर होल्डर फंड के वहां, और डेट कहां आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी आपकी हो गई। तो डेट अपॉन इक्विटी,
अगर डेट ज्यादा है इक्विटी से तो अच्छी पोजीशन नहीं है, ठीक है, और इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा है डेट से तो अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो पहला तो हो गया डेट इक्विटी रेशियो। दूसरा होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो ये भी बैलेंस शीट के अंदर मिलेगा। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड का कितना, मतलब मालिकों का पैसा कितना लगा हुआ है टोटल एसेट के अंदर। तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एसेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट भी लिख सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके की चीजें मिलेगी। और ये प्रोपोर्शन देखना है, बाकी कुछ इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप ऊपर की चीज को नीचे रख दो, नीचे को ऊपर रख दो तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात हो गई। इसके अंदर अब तीसरा रेशियो आता है हमने देख लिया डेट इक्विटी रेशियो, हमने देख लिया प्रोप्राइटरी रेशियो, हमने फिर देख लिया टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब हम चौथे नंबर पे आते हैं, इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कहाँ किस चीज में दिया जाएगा, जो हमने लोन लिया है। लोन मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी, जैसे डिवेंचर्स हो गए, बैंक के बोरोइंग्स हो गए, तो उसमें परसेंटेज होता है 10%, 12%, 8%, 6%। तो इस पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो डिवाइडेड बाय अर्निंग अवेलेबल टू, मतलब ईबीआईटी। तो हमें जो ब्याज देना है वो देने के लिए हम कितनी बार ब्याज दे सकते हैं, हमने जो प्रॉफिट कमाए उसमें से हम कितनी बार इनको ब्याज दे सकते हैं। जितनी ज्यादा बार हम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं उतनी कंपनी सॉल्वेंट है, उतनी कंपनी की पोजीशन अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, ताकत अच्छी है कंपनी की। इसीलिए इसको कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कितनी बार हम हमारे प्रॉफिट, जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है उससे हम इंटरेस्ट को कवर कर सकते हैं। अगर हम 2 टाइम 3 टाइम कवर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की बहुत अच्छी है। अब अगला आता है लास्ट, वो है एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स 5 या 6 रेशियो है, ठीक है। पहला रेशियो अगर हम देखें, अब देखो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा एक्टिविटी। एक कंपनी के अंदर एक्टिविटी किस तरीके की एक्टिविटी होती है। स्टॉक की एक्टिविटी होगी, स्टॉक आएगा जाएगा आएगा जाएगा, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। फिर डेटर्स, हमने उधार माल बेचा, फिर उनसे पैसे वसूल लिए, फिर उधार माल बेचा, रूटीन काम है। फिर इसी तरीके से हम बिजनेस के अंदर क्रेडिट में गुड्स खरीदते रहते हैं, क्रेडिट में गुड्स खरीदते रहते हैं, उनसे हम उनसे गुड्स खरीदते हैं, उनको फिर पेमेंट देते हैं, फिर जरूरत पड़ने पे गुड्स खरीदते हैं उधार में, फिर हम उनको पेमेंट करते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो एक्टिविटी रेशियो के अंदर बेसिकली एक टर्म, एक वर्ड आता है, इसे कहते हैं टर्नओवर। तो सबसे पहला आएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कि हमारा स्टॉक कितनी बार टर्न अराउंड हो जाता है, स्टॉक से वापस हम स्टॉक तक आ जाते हैं, फिर हम स्टॉक से वापस स्टॉक तक आ जाते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। अब ये सीओजीएस क्या है, सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हम बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, जब हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो सीओजीएस आ जाता है। ये आपने पढ़ रखा है क्लास 11 के अंदर, फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर, वही कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं। और एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब अगली कहानी आती है स्टॉक टर्नओवर के बाद। अच्छा एक बात और बता दूं यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो इसलिए मैं कहता हूँ लास्ट तक देखें। मैं कब कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूंगा वो मुझे भी नहीं पता होता, वो तो बोलते बोलते वीडियो बनाते बनाते चीजें याद आ जाती हैं और मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एग्जामिनर का फेवरेट एरिया भी है ये, इक्वेशन वाले क्वेश्चन, स्टॉक टर्नओवर रेशियो वाले क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन होते हैं, ये कर लिए तो काम हो गया खत्म, आपके 4 नंबर आपकी झोली में है। इसी तरीके से एग्जामिनर का फेवरेट होता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो डेटर्स किस पर बेस्ड होते हैं, क्रेडिट सेल्स पे। तो फॉर्मूला क्या हुआ, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर फिर वही बात है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, एवरेज डेटर्स आ जाएगा। इसके बाद आता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स किस पर बेस्ड होते हैं, क्रेडिटर बनते किन से, क्रेडिट परचेज से। तो फॉर्मूला क्या हो गया, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज क्रेडिटर्स कैसे निकलेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। इसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, इसका ये फॉर्मूला हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर दो चीजें और हैं, डेटर्स कलेक्शन पीरियड या डेटर्स वेलोसिटी भी इसको कहते हैं। तो जो आपने डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखा था ना, उसको उल्टा कर देना। मतलब डेटर्स आपको, क्रेडिट सेल्स आपने ऊपर लिखा था तो उसको नीचे कर देना, एवरेज डेटर्स आपने नीचे लिखे तो उसको ऊपर कर देना, और मल्टीप्लाई कर देना 12 का। अगर मंथ में आंसर चाहिए हो, वीक में आंसर चाहिए हो तो 52 का, 52 का, और अगर आपको डेज में आंसर चाहिए तो 365 और 360 कुछ भी आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो इससे डेटर्स कलेक्शन पीरियड आ जाएगा कि हम कितने दिनों में या कंपनी कितने दिनों में उधार बेचने वालों से पैसा वसूल लेती है, कलेक्ट कर लेती है। क्लियर है यहाँ तक।
इसके बाद आता है क्रेडिटर्स वेलोसिटी, इसमें भी वही करना, उल्टा करना है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाना है। मंथ में आंसर चाहिए तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, वीक में आंसर चाहिए तो 52 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपको आंसर चाहिए डेज में तो 360 और 365 डेज से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर रेशियो का एक ओवरव्यू मैंने दिया है, और ये सारे रेशियो कैसे बनेंगे फॉर्मूले सहित मैं आपको बताने वाला हूँ अगली वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बहुत ज्यादा इसको भी डिस्कस कर लूंगा, तो ऑलरेडी 15-20 मिनट की वीडियो तो बन ही चुकी है। तो अगले जो वीडियो है बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं फॉर्मूले कैसे बने, रेशियो मतलब फॉर्मूले कैसे जनरेट हुए, कैसे इजाद हुए, उस पर चर्चा करने वाले हैं। बैलेंस शीट लेकर के एक-एक फॉर्मूले लिख करके आपको बताऊंगा, और फिर तीसरी जो वीडियो आएगी क्वेश्चंस पर होगा। इस तरीके 4-5 वीडियो के अंदर हम इस रेशियो चैप्टर को खत्म कर देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेसिक समझना कि आखिर ये रेशियो जो चैप्टर है वो इसके फॉर्मूले बने कहाँ से, हमें ध्यान क्या रखना है। अगर हमें गलती भी हो रही है तो हम क्या चीज ऐसा दिमाग में रख लें जिससे कि रेशियो चैप्टर में दिक्कत ना आए हमें। तो चलिए आज की वीडियो के इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।